नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने अपनी चार्जशीट में मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए। सैंतीसवें नंबर पर केजरीवाल और 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी। शराब घोटाले में ईडी ने 232 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की है, उसमें यही क्रम है। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया। इस चार्जशीट में 38 नाम है। पहला मौका है जब भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया गया हो। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि अब किसी भी राजनीतिक आदमी को आप आर्म ट्विस्ट करके उससे कुछ भी कराने के लिए जो है उसको आमादा कर देते हैं और इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि देश के अंदर लोगों की आवाज उठाने वाला कोई ना रह जाए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और अपराध की आय का पैसा सीधे आम आदमी पार्टी को गया, इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों इस घोटाले के जिम्मेदार हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान लगातार गुमराह भी किया है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते पार्टी द्वारा किए गए हर कृत्य के लिए जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत 100 करोड़ में से 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया। लिहाजा पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी की तरह आप भी इस अपराध में शामिल है। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं। गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी। चार्जशीट के मुताबिक शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और उनसे कमीशन लेने के लिए बनी शराब पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का था। इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी हैं। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आपको पहुंचाए थे। चैट से यह साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। ईडी ने विनोद के मोबाइल से हवाला के नोटों यानी टोकन के फोटो भी चार्जशीट में लगाए हैं। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चंद्रप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच जो बातचीत हुई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बॉन पिल्लई के कहने पर नोटों से भरे 2 अलग अलग बैग अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि इससे आया पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया। दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी 9 अप्रैल 2024 की, जहां पर ईडी ने सारे तथ्य और सबूत ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखे थे, जहां पर यह पाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की अरेस्ट को लीगल पाया है। आज वो सारे के सारे तथ्य अब पब्लिक डोमेन में आ गए हैं क्योंकि चार्जशीट फाइल कर दी गई है। ईडी का कहना है कि शराब नीति बनाने में विजय नायर की बड़ी भूमिका है। वो अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी है और केजरीवाल के इशारे पर ही काम कर रहा था। समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर ने उससे कहा था कि आबकारी पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का है। ये पहला मौका है जब ईडी ने किसी राजनीतिक पार्टी को पीएमएलए कानून के तहत आरोपी बना लिया है। ऐसे में ईडी आम आदमी पार्टी के बैंक खातों और उसकी संपत्तियों को अटैच कर सकता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें
और बढ़ने वाली हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। सीबीआई पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच कर सकती है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों से सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई कई मामलों में जांच कर रही है और वो भी बिना राज्य सरकार की मंजूरी लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुकदमे को सुनवाई योग्य माना। सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई की कार्रवाई का मामला है। सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। कानूनी गुणदोष के आधार पर आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2018 में सहमति वापस ली थी। हम देखेंगे कि ऐसे में क्या सीबीआई केस दर्ज कर सकती है। प्रतिवादी ना बनाने की केंद्र की दलील खारिज की। सीबीआई पर केंद्र का प्रशासनिक अधिकार है, कोर्ट ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले का संघवाद पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 1963 में जो सीबीआई तैयार हुआ था, आज वो सीबीआई बीजेपी का एक ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल विंग बन गया और वो चुन चुन के ऑपोजिशन रूल स्टेट में बीजेपी का बीएस में वो काम करते हैं। हम लोगों ने देखा है 2018 में नवंबर महीना में पश्चिम बंगाल ये जो जनरल कॉन्सेंट सीबीआई के लिए था वो विथड्रॉ किया है। वो ये लोकसभा में भी सबमिट कर दिया गया था। तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसे 10 स्टेट जनरल कॉन्सेंट विथड्रॉ किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हर एक राज्यों का अपना अधिकार है, उसको ना मानते हुए जबरदस्ती सीबीआई केस लेके रजिस्टर कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके खिलाफ हम लोग केस किया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिकॉग्नाइज करके सिर्फ ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का ये विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विक्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर एक अहम फैसला सुनाया है। एलिमनी यानी गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, ना सिर्फ विवाहित महिलाओं पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10,000 रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम महिला यानी तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा। आपको बता दें क्या है मुस्लिम महिलाओं को लेकर नियम अब तक ये है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है। अगर गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ इद्दत तक। दरअसल इद्दत एक परंपरा है। इद्दत की अवधि 3 महीने तक रहती है। अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया तो वो महिला इद्दत की अवधि तक शादी नहीं कर सकती है। ये बहुत ही अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है, ये दिखाया है कि हम सभी बराबर है। जैसे सबको मिलता है तो मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये जो फ़ैसला दिया है, इससे जो ऐसी लड़कियां हैं उनको मिलेगा, उनकी ज़िंदगी आसान होगी और ये उनके लिए बहुत अच्छा है, वुमेन पावर के लिए। कोर्ट का फ़ैसला जो हमारी लड़कियों उनके फेवर में ही आया है, वो बहुत अच्छा फ़ैसला आया है। क्योंकि पहले क्या होता था, उस चक्कर में काफ़ी सारी लड़कियों को डिवोर्स के बाद अलग अलग से जॉब जो उनके फेवर में नहीं भी होते थे वो भी करने पड़ते थे। लेकिन अब से इससे क्या हो सकता है कि उनको उस तरीके की जॉब नहीं करनी पड़ेंगी जो उनको पहले करनी पड़ती थी, जो कि हमारे फेवर में एक बहुत अच्छा ही फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत अच्छा फैसला है और ये सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और इससे महिलाओं का सुधार भी, स्थिति का सुधार होगा और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करेंगी महिलाएं सभी इस कोर्ट को। ये सबसे अच्छा फैसला होगा। पहले 3 तलाक के मामले सामने आते थे तो लेकिन उनमें गुजारा भत्ता नहीं हो पाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है महिलाओं के लिए। क्या कहेंगे? हाँ, ये जो क्लियर किया है वो अच्छा है
और ये सभी महिलाओं के लिए भी अच्छा है। ये बहुत अच्छा फैसला है मुस्लिम महिलाओं के लिए। इससे क्या है, महिलाओं का सुधार होगा। जो छोड़ देते हैं उनके पति, तो उनको पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आती है। अब उनको दिक्कत नहीं आएगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा फैसला है। ये देखा गया है कि जब भी कोई परित्यागता या किसी भी कारण से पति से अलग रहने वाली महिला अगर न्यायालय तक पहुंची है तो 125 सीआरपीसी का लाभ उसे बराबर मिलता रहा है। लेकिन हमेशा 125 सीआरपीसी का मामला विवादित रहा है। शरीयत का हवाला देकर के और 125 के फैसलों को आगे से आगे हमेशा खींचा जाता रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। नीट पेपर लीक से जुड़े नए राज सामने आ रहे हैं। सीबीआई के मुताबिक नीट यूजी घोटाले से संबंधित पेपर हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से लीक हुए। वहां पहुंचे कागजात के 2 सेट की सील टूटी हुई थी और स्कूल का स्टाफ मामले को जानकारी देने के बजाय चुप रहा। जांच में लगे अधिकारियों के अनुसार कुछ आरोपियों और स्कूल के स्टाफ सदस्यों के बीच फोन पर बात होती थी। एसबीआई हजारीबाग से अलग अलग केंद्रों में प्रश्न पत्रों के 9 सेट भेजे गए थे। ओएसएस स्कूल केंद्र पर जो पेपर पहुंचे उनकी सील टूटी हुई थी। शुरुआत में सीबीआई की एक गुप्त सूचना के आधार पर पटना में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तकनीकी सबूतों के आधार पर पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में तलाशी ली गई, जहां कुछ जले हुए कागजात बरामद हुए थे। इन जले कागजातों पर पड़े कोड वही थे जो उन पेपर पर थे जो ओएसएस स्कूल भेजे गए थे। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। नीट यूजी स्कैम के मामले में सीबीआई की जांच में ये सामने आया है कि जो पेपर लीक था वो ओएसएस जो हजारीबाग में स्कूल था उसके मार्फत ही हुआ था। सीबीआई का कहना है कि जो 9 सेट्स ऑफ पेपर्स एसबीआई बैंक से निकले थे उनमें से जो 2 सेट ऑफ पेपर थे वो ओएसएस स्कूल पहुंचे थे, उनकी सील जो थी वो टूटी हुई थी। यही वजह है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि उन्होंने इस मामले को अथॉरिटीज़ के सामने रेज नहीं किया बल्कि चुप रहे। साथ में जो आरोपी हैं और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बीच में जो कम्युनिकेशन है, टेलीफोन कॉल्स हैं, उसका भी रिकॉर्ड जो है वो सीबीआई को मिला है। यही नहीं, सीबीआई का ये भी कहना है कि जब ये पहली बार मामला सामने आया था तो पहले ये जो मामला है वो पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन फिर ये यूओ के पास गया था। तब जो पटना सेफ हाउस लर्न एंड प्ले स्कूल में एक कुछ जले हुए पेपर्स मिले थे। जब जो पुलिस है उसने एनटीए से पूछा था कि ये जले हुए पेपर्स की जो कोडिंग है वो किससे मैच होती है, तो एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्रालय में 21 जून को बैठक हुई तो वहां पे एनटीए ने बताया कि ये जो कोड है वो हजारीबाग के स्कूल से ही मिलता है। इस करके सीबीआई का कहना है कि ये जो लिंक है वो एस्टैब्लिश हो गया है। सीबीआई उसके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को तो गिरफ्तार कर ही चुकी है। कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। सीबीआई का कहना है कि इन सभी मामलों से जुड़ी हुई जानकारी वो सुप्रीम कोर्ट को देगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा के हांसी में हीरो मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक रविंद्र सैनी की हत्या के मामले में 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें बाइक सवार हमलावर शोरूम में आते और गोली मारने के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक बाहर इंतजार करता हुआ दिखा, जबकि 3 बाइक सवार अन्य युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। उत्तर भारत के मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की मार झेल रहे हैं। हालांकि ये मानसून का समय, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि हमारी व्यवस्था बारिश के आगे किस तरह से ऊहापोह की स्थिति में है। ताज़ा खबर चमोली ज़िले की है, जहां पाताल गंगा इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ये लैंडस्लाइड बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर हुई। हालांकि ट्रैफिक को पहले रोक दिया गया था, लेकिन सवाल कई खड़े हो गए हैं। वहीं जोशीमठ के जोगीधार के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई है। जोशीमठ के जोगीधार के समीप बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी चट्टान टूटने के चलते पूरी तरह से बाधित हो गया था। साथ ही जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ, वहां पर पैदल चलने का भी रास्ता नहीं बचा, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जंगलों के रास्ते जाना पड़ रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। बजट को अंतिम रूप देने की कवायद जारी है और इस बार छोटे और लघु उद्योगों ने बजट में वित्त मंत्री से विशेष पैकेज की मांग की है। रोजगार के दृष्टिकोण से ये सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। देश में करीब 5 से 6 करोड़ छोटे लघु उद्योग की इकाइयां हैं, जिनमें करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए बजट पर ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। छोटे और लघु उद्योग चलाने वाले उद्योगपति, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए इस साल के बजट में, जिसके बारे में वित्त मंत्री को सोचना होगा? एमएसएमई की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब कैश फ्लो की शॉर्टेज, क्योंकि रॉ मटेरियल और टैक्सेशन इतने हाई हैं कि आपको कैपिटल की ज़रूरत से ज़्यादा आप ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको ग्रो करना है तो इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है और मार्केट भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। दूसरा है स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से आपके पास में मैन पावर की शॉर्टेज है, स्किल्ड मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है, R&D लैब्स की बहुत शॉर्टेज है। यहाँ पर अगर आप R&D करना चाहें, प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहें, तो एमएसएमई के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इंटेंट है बट रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता और गवर्नमेंट से उसको कोई फंडिंग नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता जिससे वो काम कर सके और अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सके। एक इशू जो कोरोना संकट के बाद से ही लगातार उसकी चर्चा होती रही है कि आप जो सामान बनाकर इंटरप्राइजेस को बेचते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो या प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज हो, पेमेंट्स में डिले होती है। क्या ये एक इशू है जिसको आपको लगता है वित्त मंत्री को एक रोड मैप पेश करना चाहिए बजट? मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, करना चाहती है, लेकिन अभी भी रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं आ रही हैं और पेमेंट की डिले की वजह से हमारे ऊपर में इंटरेस्ट की लायबिलिटी बहुत पड़ती है। और गवर्नमेंट सेक्टर से तो खास तौर से अगर आपका कस्टमर गवर्नमेंट है तो आपको कई बार डिले 6-6 महीने से लेके 1-1 साल की पेमेंट की डिले है। अब आप सोच सकते हैं कि एमएसएमई के लिए अगर 1 साल पेमेंट नहीं आई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और हम अपने कोलेट्रल दे के बैंक से फाइनेंस लेते हैं, लेकिन जो क्रेडिट हम देते हैं किसी को, हमारे पास उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अगर एमएसएमई को पेमेंट टाइम से मिल जाए, हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं है और हम चाइना को 100% पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमारा पैसा टाइम से आ जाए और पैसा मरे नहीं तो। हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं है।